हेलो बच्चों, अब स्ट्रेट लाइन में आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन। उसमें फर्स्ट आ जाएगा स्लोप। इफ straight line makes an angle theta, if a straight line makes an angle theta with positive direction of x-axis, then its slope is डिफाइंड एज tan थीटा। ठीक है, तो अगर मान लिया लाइन ये है, ये एंगल थीटा है, तो इसका स्लोप यूजली हम m से डिनोट करते हैं, दैट विल बी tan थीटा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। नोट 1, अगर मान लिया हमने दो पॉइंट लिए से x1, y1 एंड x2, y2, तो उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये, वो मान लिया x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहे। तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये c हो गया। ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, तो x1 माइनस x2, ऐसे ये हो जाएगा y1 माइनस y2। अगर ये थीटा है तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये भी थीटा होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स A and B is given as m is equals to tan theta is equals to y1 minus y2 upon x1 minus x2। ये ठीक है। अब भले इसमें ऊपर अगर पहले y2 लिखा है फिर y1 लिखा है, तो नीचे भी पहले x2 लिख लिया फिर x1 लिख लिया, तो फर्स्ट नोट तो ये आ जाएगा। Note 2, if line is parallel to x-axis, then slope is equals to 0. Note 3, if line is parallel to y-axis, then slope is undefined। अगर हमने वर्टिकल लाइन खींचा, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा, तो वो लाइन तो डिफाइंड है। डिफाइंड है तभी तो दिखाई दे रहा है, वरना दिखाई कैसे देगा, अनडिफाइंड चीज। ठीक है, बट उस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो एक क्वांटिटी है स्लोप, दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, स्लोप डिफाइन नहीं है, बट लाइन इज ए वेल डिफाइंड लाइन। अगर हम वर्टिकल लाइन खींचे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। If tan theta is this slope, then theta belongs to 0 से pi। ये ठीक है। ऑफ कोर्स अगर tan थीटा बोला है तो थीटा पाई बाई 2 नहीं हो सकता। केवल अगर हम थीटा की बात करें, tan की बात ना करें, तो पाई बाई 2 हो सकता है। जैसे ये तो मान लिया 0 हो गया, अगर इसको हमने ऐसे करना चालू किया तो एंगल बढ़ना चालू हो जाएगा। ये 90 हो गया। अब ये 90 एंगल तो डिफाइन है, बस इस एंगल का tan डिफाइन नहीं है, तो इसलिए स्लोप डिफाइन नहीं है। फिर हमने इसको फर्दर अगर ऐसे रोटेट करें तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर हम ऐसे रोटेट करें तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा। फिर और ऐसे ही रोटेट करते जाएं
तो जब वापस पैरेलल हो गया तो एंगल पाई हो गया। अब पाई वाला एंगल 0 में ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो इसलिए केवल 0 आएगा, पाई पे ओपन आएगा। इस डायग्राम के हिसाब से इसका स्लोप नेगेटिव है और इसका स्लोप पॉजिटिव है। वर्टिकल लाइन के से जो राइट हैंड साइड पे टिल्ट होगा वो पॉजिटिव स्लोप होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब जो जिसके लिए ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा वो नेगेटिव होगा, और जिसके लिए ये एंगल एक्यूट है दैट विल बी पॉजिटिव। ये ठीक है। नोट 4, नोट 5, इफ लाइन्स L1 and L2 of slopes M1 and M2 are first part parallel, then M1 बराबर M2, second part perpendicular, then M1 M2 is equals to -1। ठीक है, देन M1 M2 इज इक्वल टू -1। अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो M1 और M2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 आएगा। अगर पैरेलल लाइंस है तो दोनों का स्लोप बराबर आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इफ़ मतलब थर्ड पॉइंट टू सी में, इफ़ लाइन L हैज़ स्लोप M, then slope of any line parallel to L will be equals to M, and slope of any line perpendicular to L will be equals to -1 upon M। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे हमने बोला कि दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। अब दोनों लाइन ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, दूसरा वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मतलब सॉरी, एक एक्सिस के पैरेलल हो, दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा, तो उसके लिए ये क्वांटिटी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट या तो -1 होगा और एक का स्लोप 0 होगा, दूसरे का अनडिफाइन होगा। तो कंप्लीटली अगर हमें मैथमेटिकल सही रहना है तो ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो था लाइन के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट क्वांटिटी जो था स्लोप। सेकंड आ जाएगा इंटरसेप्ट। इसमें क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, ये ठीक है, या फिर वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन इज the x coordinate of its point of intersection with x axis, y axis। मतलब लाइन का जो x axis के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक्स एक्स को जहाँ पे भी कट कर रहा है वो उस पॉइंट का, अगर एक्स एक्स को कट कर रहा है तो ऑफकोर्स उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, बट उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट सीधा सीधा एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, एंड वाई एक्सिस को जहाँ पे लाइन कट कर रहा है उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इंटरसेप्ट नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। तो
जैसे मान लिया ये डायग्राम है, ये मान लिया पॉइंट 5,0 है और ये वाला पॉइंट मान लिया 0,-3 है। वाई एक्सेस, ऑरिजिन, एक्स एक्सेस। तो इस लाइन के लिए एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, बराबर ये एक्स कोऑर्डिनेट 5 हो गया तो 5 हो गया, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, बराबर -3 ही बोलेंगे, ये ठीक है, विद साइन, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी साइन होगा उस साइन के साथ ही बोलेंगे, ठीक है। तो इट विल बी -3। नोट 1, intercept may be positive और नेगेटिव, ये ठीक है, दोनों ही चलेगा। नोट 2, इफ intercepts are equal then slope of line is equals to -1, ठीक है। इंटरसेप्ट इक्वल होने का मतलब क्या है कि या तो दोनों ही पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये लेंथ एंड ये लेंथ इक्वल है। अगर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 45 डिग्री होना चाहिए, तो इधर से ये 135 डिग्री होना चाहिए, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। या फिर लाइन ऐसे भी हो सकता है जिसमें ये और ये बराबर हो जाए, तो फिर ये वापस 45, ये 135 ऐसे होना चाहिए। तो अगर इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं तो स्लोप ऑफ द लाइन विल बी -1। नोट 3, इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल देन स्लोप ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू -1 और 1। अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल है तब तो ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ बराबर हो गया, या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर ये वाला लेंथ एंड ये वाला लेंथ इक्वल हो जाए, ये ठीक है, लेंथ इक्वल है। इस वाले केस में यू कैन सी इंटरसेप्ट इक्वल नहीं है, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव के बराबर हो ही नहीं सकता। बट इस वाले केस में इंटरसेप्ट्स भी इक्वल हैं, लेंथ भी इक्वल है, ये ठीक है, अगर ये 45 डिग्री एंगल है तो अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल है तो फिर स्लोप +-1 होगा। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल है, इसका मतलब ये भी है कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ एक्सिस। अच्छा, एक्सिस AXES मतलब AXES क्या है, एक्सिस का प्लूरल है, ये तो समझ में आता है। जब भी हमने केवल वर्ड एक्सिस यूज़ किया है तो उसका मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल मतलब 45 भी हो सकता है, अदरवाइज क्या होगा कि एक एक्सिस के साथ अगर 30 डिग्री बनाए तो दूसरे के साथ 60 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है। तो इक्वली इंक्लाइंड है तो फिर स्लोप +-1 हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वांटिटी था हमारा लाइन के रिस्पेक्ट में स्लोप, दूसरा क्वांटिटी ये क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, जिसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दो चीज आ गई। अब देखो, अगर प्लेन में XY प्लेन में अगर हमें 2 पॉइंट दे रखा हो, उन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया तो एक यूनिक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि लाइन को डिटरमाइन करने के लिए आई ओनली रिक्वायर 2 पॉइंट्स। तो जो भी लाइन का इक्वेशन होगा उसमें अगर हमने एक पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, लाइन का इक्वेशन होगा कुछ भी, उसमें कितना भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, कितना भी मतलब अननोन हो सकता है कोफिशिएंट्स, तो उसमें अगर हमने एक पॉइंट रखा
एक इक्वेशन आ गया, दूसरा पॉइंट रखा, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब 2 पॉइंट काफ़ी है लाइन को डिनोट करने के लिए, लाइन को फिक्स करने के लिए, ये ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए। 2 के अलावा हमें तीसरा पॉइंट चाहिए नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमने 2 पॉइंट को सब्स्टिट्यूट किया तो जो 2 इक्वेशंस आया, उन 2 इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन यूनिकली आ जाना चाहिए, मतलब मुझे और किसी पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि जितने भी अननोन हैं वो सब सॉल्व हो जाने चाहिए 2 ही इक्वेशन से। अब 2 इक्वेशन से तो 2 अननोन सॉल्व हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि लाइन की इक्वेशन में 2 इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट्स होगा, ये ठीक है, या फिर लाइन की इक्वेशन जो भी हम लिखेंगे उसमें 2 ही अननोन होगा इफेक्टिवली, ये ठीक है। इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों यूज़ किया है कि अगर मान लिया लाइन का इक्वेशन हमने बोला ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो दिखने में तो a, b और c 3 हैं, बट अगर ये अननोन है तो मैं a से डिवाइड कर सकता हूँ। तो b बाई ए को नया अननोन लैम्डा बोल दिया, c बाई ए को नया अननोन म्यू बोल दिया। तो अल्टीमेटली या इफेक्टिवली तो 2 ही अननोन है, ठीक। ये तो तुम्हें समझ में आता है कि अगर मान लिया हम बोलेंगे एक अननोन c है, अब उस c को अगर मैं c1 प्लस c2 लिख दूँ तो कोई 2 अननोन थोड़ा हो जाएगा। c1 प्लस c2 को तो मिला के हम एक c बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब ये है कि दिखने में भले ही कुछ भी हो, बट क्लब करके एग्जैक्टली 2 पैरामीटर के टर्म्स में लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। जैसे y बराबर mx प्लस सी अगर सुनाएं तो y बराबर mx प्लस सी में c और m 2 अननोन हो गया, या इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, वहाँ पे भी 2 अननोन है। तो हमने क्या क्या बोला, पहला चीज़ कि लाइन का जो भी इक्वेशन आएगा उसके अंदर 2 ही इंडिपेंडेंट पैरामीटर आएगा, क्योंकि 2 ही पॉइंट चाहिए लाइन को डिटरमाइन करने के लिए। दूसरा चीज़ क्या है कि जो लाइन का इक्वेशन आएगा लाइन का इक्वेशन विल बी लीनियर इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, ये ठीक, एक्स और वाई में एक लीनियर इक्वेशन आएगा हमेशा। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि लाइन का इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन आएगा एक्स और वाई का। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो फिर वो लाइन का इक्वेशन है और किसी को वो रिप्रेजेंट कर नहीं सकता। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन in different forms, equation of line in different forms, ठीक है। फॉर्म 1 आ गया जिसे हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। if line L passes through a x1 comma y1 and has slope m, then its equation can be given as, then its equation can be given as। अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के इक्वेशन, किसी भी कर्व के, किसी भी लाइन इज ऑल्सो ए कर्व, किसी भी कर्व के इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन लिखें जो उस कर्व के ऊपर के सारे पॉइंट तो सेटिस्फाई करें, बाहर का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। उस कर्व के ऊपर के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करें, बाहर का एक भी पॉइंट सेटिस्फाई ना करें। तो उसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया अभी जो बात चली है, अगर ये थीटा है तो इसने क्या बोला कि tan थीटा एंड हैज स्लोप m, तो tan थीटा m दे रखा है और ये एक पॉइंट से पास कर रहा है विच इज़ x1, y1, ठीक है। अब देखो इस लाइन के पॉइंट्स में यूनिकनेस क्या है कि अगर हमने इसमें कोई भी पॉइंट लिया, मान लिया ये पॉइंट लिया P विच इज़ x, y, तो AP जो होगा उसका स्लोप इसी लाइन के स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। अगर हमने लाइन को छोड़ के और कहीं पॉइंट लिया, मान लिया ये वाला पॉइंट लिया, तब इसका स्लोप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, ये ठीक है, लाइन को बाहर, तब इसका स्लोप कभी भी इस लाइन के बराबर नहीं होगा, इस लाइन के स्लोप के बराबर नहीं होगा। उसका मतलब क्या है कि AP के स्लोप का m होना, AP के स्लोप का m होना इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ
पॉइंट्स ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, मतलब इस लाइन के ऊपर वाले जो पॉइंट है उन्हीं की ये प्रॉपर्टी है, उन्हीं के लिए एपी का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, एम के बराबर होगा, बाकी किसी के लिए एम के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसी को लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा एम बराबर tan थीटा, तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट फॉर्मूले से स्लोप कितना होता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये ठीक है, हमने स्लोप निकाला 2 पॉइंट फॉर्मूले से और लाइन का स्लोप m दे रखा है, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये लाइन हो गया, क्योंकि जो भी लाइन के ऊपर पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा और जो लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं होगा वो इसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इक्वेशन का मतलब यही होता है, किसी भी कर्व के इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उस कर्व के ऊपर वाले पॉइंट तो सारे सेटिस्फाई करने चाहिए और बाहर वाला कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई ना करे। तो वो इसके साथ बात सही है, केवल x1 y1 में गड़बड़ हो जाएगी कि x1 y1 में क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, x1 y1 तो उसने खुद ही बोल रखा है कि लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ये हमारा हो गया फॉर्म 1 ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जिसे हम बोलेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अब फॉर्म 1 का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अगर अलग अलग फॉर्म में दे रखा है तो आई विल डिराइव ए इक्वेशन, ये ठीक है, इन ए फॉर्म कि जो गिवन इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज डायरेक्टली। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म लिखने का मतलब क्या है, वैसे तो इसी से काम चल जाएगा, बट बाकी फॉर्म क्यों लिखा है, क्योंकि हमने एक रेडीमेड फॉर्मूला तैयार करके रख लिया कि देखो अगर इंफॉर्मेशन ये दे रखा होगा तो आई विल यूज दिस इन अ स्टेप, जस्ट इन वन स्टेप आई विल गेट द आंसर। अगर कोई दूसरा इंफॉर्मेशन दे रखा होगा तो आई विल यूज दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ताकि मेरे को तुरंत आंसर पता लग जाए। डिफरेंट फॉर्म लिखने का मतलब ये है। तो पहली फॉर्म का मतलब क्या है, ये कब यूज़ करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं तो लॉजिक बिहाइंड दिस बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने इन्फॉर्मेशन किसी फॉर्म में दे रखा हो, हमने दूसरा फॉर्म यूज़ करे तो आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी स्टेप पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन अगर गिवन फॉर्म में ना हो, जैसे यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म है, तो इसमें हमें इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में डिज़ायरेबल है कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और एक स्लोप दे रखा हो। उसकी बजाय अगर मान लिया वो 2 पॉइंट दे दे तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा घुमा घुमू के। ठीक है, हाँ, फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्मूला, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ax1, y1 and bx2, y2 can be given as। ठीक है, यही यूज़ कर सकते हैं ये। ठीक है, जैसे एक तो पॉइंट हो गया ax1 y1, तो x1 y1 तो ऐसे लिखा रह दिया, m की जगह यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, इस स्लोप की जगह 2 पॉइंट फॉर्मूले से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1, ये हो गया। ठीक है, बस यही हो गया फॉर्म 3। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला हो गया, 2 पॉइंट फॉर्मूला हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m and y intercept as c can be given as। y इंटरसेप्ट c होने का मतलब क्या है कि y एक्सिस को ये लाइन 0, c पे कट करेगा।
अब देखो अगर ये 0, C पे कट कर रहा है ये, तो फिर यही वाली बात हो गई कि एक पॉइंट दे रखा है तो x1 की जगह हमने 0 रख दिया, y1 की जगह c रख दिया, तो ये हो जाएगा, इस c को इधर ले गए, y बराबर mx हो गया, x1 तो 0 ही हो ही गया, तो इधर तो केवल mx बचा और c इधर से चला गया, तो इक्वेशन का फॉर्म कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये हो गया। ये भी हमने मतलब वहीं से डिराइव किया। ये हो गया फॉर्म 3। फॉर्म 4, फॉर्म 4 क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, उसमें लिख लिया इक्वेशन ऑफ लाइन विद x इंटरसेप्ट एज a एंड y इंटरसेप्ट as b can be given as। ठीक है, x इंटरसेप्ट अगर a है तो उसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट इसके ऊपर a, 0 है। y इंटरसेप्ट अगर b है तो उसका मतलब क्या है कि दूसरा पॉइंट क्या है, 0, b। y इंटरसेप्ट उसी को बोलते हैं ना जहाँ पे भी वो y एक्सिस को कट कर रहा है। तो अगर y इंटरसेप्ट b है और y एक्सिस है तो y एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसलिए 0, b हो गया। तो नथिंग बट दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड। इसमें हमने x1 y1 की जगह a0 रख लिया, तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 0 बराबर यहाँ अभी y2 माइनस y1 आएगा, अभी x माइनस x1 मतलब x माइनस a। फिर ये स्लोप हो गया 2 पॉइंट फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 तो b माइनस 0, ये ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको मतलब ये क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एक्स माइनस ए। अब हमने क्या किया, b को इधर ले आए, a को उधर ही छोड़ दिया, तो ऐसे आ जाएगा y अपॉन बी बराबर माइनस एक्स अपॉन ए तो इधर ही है तो x अपॉन ए, b चला गया यहाँ से, माइनस माइनस प्लस हो गया, a अपॉन ए 1 हो गया, प्लस 1, तो ये हो गया x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर्म 4। चलो भाई अब आगे चलते हैं। फॉर्म 5 इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि मान लिया एक लाइन है, इसके ऊपर हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसका लेंथ p है। ठीक है, और मान लिया ये परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है, ये a हो गया, मान लिया ये b है, ये ओरिजिन है, ये b है। तो इस ट्राइंगल में अगर ये p है, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, मतलब b तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लिया n है। ठीक है, तो ON की लेंथ p है, स्मॉल p। तो इस ट्राइंगल में बेस तो हो गया p और बेस एंगल हो गया अल्फा, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, p sec अल्फा। सही है। चलो नया ही फॉर्म लिख लेते हैं, नोट इट डाउन। फॉर्म 5 में क्या लिख रहे हैं हम, नॉर्मल फॉर्म।
ठीक है, ये मान लिया लाइन है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस परपेंडिकुलर का लेंथ p बोला था हमने, मान लिया ये b है, ये a है, ये अल्फा है। तो इस ट्राइंगल में ये तो बेस हो गया, ये बेस एंगल हो गया, तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ वो हो जाएगा p sec अल्फा। ठीक है, अब वापस ये 90 है, सॉरी ये अल्फ़ा है, ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो गया, तो ये भी अल्फ़ा हो गया अगर ये 90 है तो। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, इस ट्राइंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो अगर ये p है और ये अल्फ़ा है तो इस बार ये हो जाएगा p कोसेक अल्फ़ा। तो अल्टीमेटली ये हमें x इंटरसेप्ट मिल गया, ये y इंटरसेप्ट मिल गया। तो जो अभी हमने ये वाला इक्वेशन लिखा था इसको यूज़ कर सकते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b कोसेक अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। p को उधर ले गए, इस p को उधर ले गए, तो ये हो जाएगा x कॉस अल्फ़ा प्लस y कोसेक अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, सॉरी कोसेक अल्फ़ा नहीं, कोसेक तो नीचे लिखा था, ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा y साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में क्या हो गया, इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to line L is P and if this perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x-axis, then equation of line is this। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना है, तो मतलब अगर यहाँ पे होगा लाइन, अगर मान मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, अगर लाइन ऐसे है तो फिर हम इसको ऐसे नापेंगे, मतलब अल्फ़ा को हम कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, 0 क्लोज से 2 पाई ओपन। लाइन ऐसे है तो परपेंडिकुलर ऐसे है, लाइन अगर मान लिया ऐसे हो जाएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो फिर ये वाला एंगल, लाइन अगर ऐसे है तो परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, तो फिर हम ये वाला एंगल नापेंगे। सही है, इस फॉर्म में जो लाइन लिखा है इस फॉर्म में लाइन लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे एक तो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, तो p पॉजिटिव होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोफिशिएंट्स है कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, वो बेसिकली क्या होने चाहिए, मतलब कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा की फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब उनके स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए। अब कोई भी दो नंबर लिखा हो, मान लिया 5 और 7 लिखा है, कोई दो नंबर, उनको अगर हमें कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बनाना होगा तो हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। तो अगर ए और बी लिखा है उसको हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम कॉस अल्फ़ा बोलें तो बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने आप साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन, कन्वर्ट 5x माइनस 12y प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म। तो आंसर 5x माइनस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 39। तो अगर इस फॉर्म में लिखा है तो राइट हैंड साइड पे p जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, प्लस ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर, ये पॉजिटिव नहीं है तो हम माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, तो माइनस 5x प्लस 12y बराबर 39। बट इसको कॉस अल्फा थोड़ा बोल सकते हैं, कॉस अल्फा की वैल्यू 5 थोड़ा हो जाएगी, ऐसे ये साइन अल्फा भी नहीं होगा
बट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 13। तो हमने दोनों तरफ 13 से डिवाइड किया, दिस इज नथिंग बट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इससे डिवाइड किया तो यूल गेट -5/13x प्लस 12/13y इज इक्वल्स टू 3। अब हो गया, ये कॉस अल्फा है, ये साइन अल्फा है, ये ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। तो दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to line is equals to 3। ये तो हमने ऐसे ही बताया। मतलब फॉर्म 5 क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म। फॉर्म 6 general form of a straight line can be given as ax plus by plus c is equals to 0। ठीक है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है या जो जनरल फॉर्म है, that can be written as ax plus by plus c is equals to 0। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो, अभी तक जो हमने जितनी भी फॉर्म यूज़ किया थियोरेटिकली मैथमेटिकली, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब एवरी फॉर्म कहीं ना कहीं अपने हाथ खड़े कर देगा कि नहीं हो सकता भी। जैसे इसी फॉर्म की अगर हम बात करें तो अगर ये लाइन ऑरिजिन से पास कर जाए, ठीक है, तो P जैसी चीज़ 0 हो जाएगी। तो फिर ये अल्फ़ा कैसे डिफाइन करेंगे? अगर ये लाइन ही ऑरिजिन से पास कर गया तो P कोलैप्स हो गया। P मतलब P नहीं मतलब ये परपेंडिकुलर कोलैप्स हो गया। परपेंडिकुलर कोलैप्स हो गया तो एंगल कैसे बनाएगा वो, ये ठीक है। या फिर जहाँ पे भी हमने स्लोप यूज़ किया है, 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ किया है, उसमें अगर हमने वर्टिकल लाइन ले लिया, ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन ले लिया तो उसका स्लोप अनडिफाइन हो जाएगा। तो उस फॉर्म में भी लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते अगर स्लोप अनडिफाइन हो गया तो जितने भी अभी तक फॉर्म पढ़ा है फॉर्म 5 तक, सब में कुछ ना कुछ दिक्कत है। मतलब सारे उन सब मतलब फॉर्म 5 में से कोई भी फॉर्म उठा लो, वो सब लाइन को एड्रेस नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं वो हाथ खड़े कर देगा अपने, ये ठीक है। बट ये जो जनरल फॉर्म है, दिस कैन टेक केयर ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, ये ठीक है। कोई भी स्ट्रेट लाइन लो, ये कभी धोखा नहीं देगा, ये ठीक है। दिस इज ऑलवेज डिफाइंड, ये ठीक है। अब इसमें दिखने में ए बी सी 3 पैरामीटर है, बट जैसा हमने डिस्कस किया था इफेक्टिवली 2 ही पैरामीटर है, ठीक है। अब अगर मान लिया ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गया तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर तो बेसिकली स्लोप 0 हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, y इज इक्वल्स टू अल्फा। तो जब लाइन हॉरिजॉन्टल होगा तो इसमें क्या होगा, a0 हो जाएगा। a0 हो जाएगा तो by प्लस c बचेगा इक्वेशन। b से भी डिवाइड कर लो तो y बराबर c अपॉन b बचेगा। c अपॉन b को हम लैम्डा बोल सकते हैं, तो y बराबर लैम्डा बचेगा। तो आ गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। ऐसे अगर वर्टिकल लाइन होगा तो फिर उस पर b0 हो जाएगा, ठीक है। ऑरिजिन से पास करेगा तो उस पर c0 हो जाएगा एंड सो ऑन, ये ठीक है। मतलब दिस कैन टेक केयर ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस इन द प्लेन विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस लाइन के लिए फर्स्ट पार्ट, स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप विल बी -a अपॉन b, ठीक है। सेकेंड पार्ट, x इंटरसेप्ट क्या होगा अगर डिफाइन है तो। x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, x इंटरसेप्ट इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड x एक्सिस एंड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो x एक्सिस के ऊपर y0 होता है, ठीक है।
तो हमने इसमें क्या किया, y का वैल्यू 0 रख दिया। तो y का वैल्यू 0 रखने पे यहाँ से x कितना निकलेगा, -c/a, वही x इंटरसेप्ट हो गया। तो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -c/a। ऐसे ही y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, y इंटरसेप्ट विल बी, y इंटरसेप्ट के लिए y एक्सिस से सॉल्व करेंगे, वहाँ x 0 होता है तो ये 0 हो गया, तो वो हो जाएगा -c/b। ठीक है। फोर्थ पार्ट, एनी लाइन पैरेलल टू L, मान लिया ये लाइन L है, कैन बी गिवन एज ax प्लस by। मतलब L के अगर पैरेलल हमें कोई लाइन चाहिए, मान लिया ये लाइन L है, ये लाइन L है, मतलब ये L का इक्वेशन लिखा हुआ है। अगर हमें L के पैरेलल कोई लाइन चाहिए तो उसका स्लोप इतना ही आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इतने पार्ट को डिस्टर्ब नहीं किया, वो तो ऐसे लिख लिया। बट अगर लाइन अलग है तो उसमें कुछ तो अलग होगा, ये कुछ चीज़ तो डिफरेंट होगा, इक्वेशन में कुछ तो अंतर होगा, तो वो ये अंतर होगा। हम c को हटा के कुछ और लिख सकते हैं, d या लैम्डा लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में क्या करो, अगर हम लैम्डा की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये गेट डिफरेंट लाइन्स, तभी उनके इक्वेशंस अलग अलग आ रहे हैं। बट उन सब लाइन में एक चीज़ कॉमन होगा कि वो सारी लाइनें इसके पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, अभी हमने बताया कि अगर मेरे को इसका स्लोप चाहिए तो -a/b कर दिया, तो उस हिसाब से अगर हमें इसका स्लोप चाहिए तो लैम्डा कुछ भी हो, स्लोप तो -a/b ही रहेगा। स्लोप सेम होने का मतलब क्या है कि लाइन पैरेलल है। फिफ्थ पार्ट, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू L कैन बी गिवन एज। अगर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो m1 m2 -1 होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या बताया, परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या होना चाहिए, m1 m2 -1 होना चाहिए। तो पहली लाइन का स्लोप हो गया -a/b इंटू m2 -1 होना चाहिए, मतलब m2b/a होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी इसके परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका स्लोप b/a होगा। यहाँ पे स्लोप लिखने का तरीका क्या है, x का कोफिशिएंट लिखा अपॉन y का कोफिशिएंट लिखा, माइनस लगा दिया। अच्छा, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट लिखने से पहले सब टर्म्स को एक तरफ लेके आ गए, सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाए। फिर हमने बोला कि x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट का माइनस, तो उस हिसाब से हमने अगर b/a चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, bx - ay। अब इसका स्लोप लिखेंगे इस मेथड से, तो x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट -a, और पूरे का माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो b/a आ जाएगा एज रिक्वायर्ड, प्लस आगे कुछ भी लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर 0। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू L। ठीक है, तो पैरेलल के लिए एक्स वाई वाला पार्ट ऐसे रख लिया, परपेंडिकुलर के लिए y और x के कोफिशिएंट इंटरचेंज किए, एक जगह माइनस लगा लिया एंड प्लस लैम्डा। ठीक है, लास्ट फॉर्म इज फॉर्म 5 या 6 जो भी था। फॉर्म 6 इज पैरामीट्रिक फॉर्म।
ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में फर्स्ट इज अलजेब्राइक, तो अलजेब्राइक का मतलब ये है कि अगर लाइन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, देन ए पॉइंट ऑन इट कैन बी टेकन एज, मैं इसको ऐसे सोचो, अगर मान लें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एक लाइन दे रखा है, इस लाइन के ऊपर मेरे को एक पॉइंट अज्यूम करना है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम उस पॉइंट को मान लें x1 y1 इसमें सेटिस्फाई करा दें, ठीक है। तो x1 y1 सेटिस्फाई कराने से क्या हो जाएगा, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी बराबर 0, हमारे पास एक रिलेशन आ गया x1 y1 में। तो जो हमने x1 y1 माना है वो दिखने में तो दो पैरामीटर है या दो वेरिएबल है x1 एंड y1, बट उन दोनों के कनेक्ट करने वाला एक इक्वेशन भी है, तो इफेक्टिवली एक अननोन बचा। ये ठीक है, मान लिया मेरे को x1 की वैल्यू पता लग जाए तो उस दूसरे कनेक्टिंग जो उनको कनेक्ट करने वाला इक्वेशन है उसको यूज़ करके y1 की वैल्यू भी पता लग जाएगी। तो मतलब एक ही अननोन है इफेक्टिवली मैथमेटिकली। तो हमने x1 y1 दो को इन्वॉल्व ही नहीं किया, एक ही अननोन के टर्म्स में लिख लिया दोनों, ठीक है। वो बहुत ईजी है। जैसे इस वाले केस में हमने मान लिया x कॉर्डिनेट t ले लिया, ठीक है। तो एक तो हमने बोला कि x1 y1 पॉइंट माना, फिर उसको इसमें सेटिस्फाई कर दिया तो एक इक्वेशन आ गया। दूसरा हमने क्या बोला कि x1 पॉइंट माना और इसमें x1 सेटिस्फाई करके जो y1 का वैल्यू आया, y1 लिखने के बजाय वो वैल्यू सीधा ही लिख लिया x1 के टर्म्स में। मतलब जैसे हमने x कॉर्डिनेट t बोला तो यहाँ पे t रख दिया, फिर इससे y निकाल ही लिया, तो a t प्लस c उधर चला गया, b से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा माइनस ए टी प्लस सी अपॉन बी। तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट को हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, ये ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक पॉइंट। पैरामीट्रिक पॉइंट मतलब पैरामीटर टी में एक पॉइंट लिख रखा है। इस पैरामीटर का मतलब क्या है कि इट विल चेंज इट्स वैल्यू। तो अगर हमने टी का वैल्यू मान लिया 1 रखा तो यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा, वो पॉइंट इसी लाइन पे आएगा। फिर टी का वैल्यू हमने 2 रखा तो एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा, वो पॉइंट भी इसी लाइन पे आएगा। तो ऐसे अगर हम टी की अलग अलग वैल्यूज़ रखते चले जाएं तो आई विल कीप गेटिंग डिफरेंट पॉइंट्स, बट ऑल दोज पॉइंट्स विल लाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन ओनली, ठीक है। पैरामीटर का मतलब ये हो गया। इस लाइन के ऊपर उल्टा बोल दो, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट उठाओ, उस पॉइंट के लिए पैरामीटर की वैल्यू फिक्स आएगी, एक यूनिक वैल्यू आएगी, ठीक है। या फिर इसमें टी की कोई वैल्यू रखो तो जो पॉइंट आएगा वो उस लाइन पे आएगा, दोनों बोथ वेज, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक पॉइंट। ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट का पर्पस क्या है कि नंबर ऑफ वेरिएबल जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनको कम करना। तो एक तरीका तो जो हमने बोला था कि x1 y1 मान लिया और x1 y1 को इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दिया, तो जो भी हम इक्वेशंस बनाएंगे पूरे क्वेश्चन में हमें दो वेरिएबल x1 y1 दिखाई देगा। उसकी बजाय अगर हम पॉइंट ऐसे माने तो एक ही पैरामीटर, एक ही वेरिएबल या एक ही अननोन t दिखाई देगा, ठीक है। ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, ये इंफॉर्मेशन इसी पॉइंट के अंदर है ऑलरेडी, मेरे को इसको सेटिस्फाई करा के देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने पॉइंट x1 y1 माना लाइन के ऊपर, तो x1 y1 उस लाइन पे लाई करता है, ये इंफॉर्मेशन उसमें नहीं है, उस पॉइंट खुद में नहीं है। तो x1 y1 को तो हम पहले सेटिस्फाई कराएंगे तब एक इक्वेशन बनेगा, तो वो जो रिलेशन है वो ये इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा कि ये x1 y1 जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन इसी के अंदर है, क्योंकि इसको उठा के अगर हम यहाँ सेटिस्फाई कराएंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ t। t कुछ भी रखो, ये पॉइंट हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब ये हो गया। अच्छा, इसके ऊपर अगर हमें कोई पॉइंट अज्यूम करना होगा, वी कैन अज्यूम दिस। अगर कोई बच्चा बोलेंगे y को t मान लूँ, बिल्कुल मान लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा बोले कि हम x को t + 5 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं।
बस y फिर अकॉर्डिंगली निकालना पड़ेगा। यहाँ पे x की टी प्लस 5 रख लिया, फिर जो y आएगा वो लिखेंगे वहाँ पे। ये हो गया पैरामीट्रिक पॉइंट। पैरामीट्रिक पॉइंट को यूज़ करने का पर्पज़ क्या है? वाई वी आर यूजिंग पैरामीट्रिक पॉइंट? जस्ट टू रिड्यूस नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये ठीक है, वेरिएबल रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, वो जो इक्वेशन, वो ये जो पॉइंट लिखा है टी कॉमा इतना, अगर इसको मैं अलग अलग लिख दूँ, हम लिख देंगे x बराबर टी एंड, ठीक है, और y बराबर माइनस ए टी प्लस सी अपॉन बी। अगर ऐसे लिख दें तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया स्ट्रेट लाइन, ये ठीक है, इन पैरामीटर टी। ये पैरामीटर टी में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। क्यों पैरामीटर क्यों बोला कि टी है? क्योंकि इसमें टी की वैल्यू रखेंगे अलग अलग, तो फिर विल गेट अलग अलग पॉइंट्स। अगर मैं बोल दूं इसमें पैरामीटर ए है, इतना बोल के चुप हो जाएं बस, उसका मतलब क्या है कि ए को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया, ये ठीक है, और ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, केवल ए वैल्यू अपनी चेंज कर सकता है। उसका मतलब क्या है कि केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है। अगर मैंने बोला कि ए पैरामीटर है तब एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, तो उसका मतलब क्या है कि जो लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन पे ही एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स्ड आता है, ठीक है। तो ये बताना भी मेरे को ज़रूरी है कि पैरामीटर क्या है, कौन पैरामीटर है। तो इस वाले केस में टी पैरामीटर है, तो फिर मेरे को इस मतलब किसी को भी अगर मैं बताऊंगा दिस इज़ ए पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड टी इज़ ए पैरामीटर, तो वो बंदा क्या करेगा कि टी के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ रख के ही विल फाइंड पॉइंट्स। ये ठीक है। लास्ट टाइम दिस इज़ पैरामीट्रिक इक्वेशन, एल्जेब्राइक फॉर्म में लिखा हुआ है, टी इज़ ए पैरामीटर। दिस इज़ कार्टेशियन इक्वेशन, ये ठीक है, ये इस कर्व का कार्टेशियन इक्वेशन है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम क्या करेंगे? एलिमिनेट द पैरामीटर। मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, आगे चल के स्क्वायर मतलब सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, किसी का भी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखने का तरीका ये रहेगा कि x बराबर कुछ लिख दिया, y बराबर कुछ लिख दिया, और उनके अंदर ये बता दिया कि पैरामीटर कौन है। तो अगर मेरे को उस इक्वेशन से x बराबर समथिंग एंड y बराबर समथिंग से अगर मेरे को ये इक्वेशन चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, देन आई विल एलिमिनेट द पैरामीटर, मतलब उसको हटाएंगे। तो t हटाने का बहुत आसान तरीका, x t की जगह x रख दिया, तो अगर मैं यहाँ t की जगह x रख दूँ, इसको सिंप्लीफाई करूँ, यही आ जाएगा लाइन, ठीक है। बस मेरे को पता होना चाहिए कि ये पैरामीटर की इक्वेशन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, या जैसे इसी के ऊपर एक, चलो पहले छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड foot of perpendicular from A 1, 1 to line 3x minus 4y बराबर 7, ठीक है। अगर हमने बोला ना कि फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज ए पॉइंट। तो अगर मैंने बोला फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट निकालने का मतलब क्या होता है कि उसके मेरे को कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो ये एक लाइन है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7, एक पॉइंट ये A हो गया 1, 1, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया n हो गया, तो मेरे को n के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया कि n को हम अज्यूम कर लें ऐसे ही पैरामीट्रिक फॉर्म में, मान लिया x को हमने रख दिया t, तो y कितना आ जाएगा, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, y आ जाएगा 3t माइनस 7 अपॉन 4, ठीक है। दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। तो एनी पॉइंट अलग अलग t की वैल्यू पे अलग अलग पॉइंट आएगा, तो हमने मान लिया पॉइंट ये n है। अगर n है तो इसके लिए भी कोई t की वैल्यू आ रही होगी,
तो वो अल्टीमेटली हमें टी की वैल्यू निकालनी है। अगर वो टी की वैल्यू पता लग गई तो एन पता लग जाएगा, एन पता लग गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब वही चाहिए बेसिकली। अब कैसे पता लगेगा, तो जो भी हमें पॉइंट चाहिए होगा उसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा, कुछ तो उस पॉइंट में यूनिकनेस होगा जो उसको बाकी पॉइंट से अलग कर रहा होगा। तो इस पॉइंट एन में क्या यूनिकनेस है कि जो ए एन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए एन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कि ए एन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस इन्फॉर्मेशन को अगर मैंने मैथमेटिकली यूज़ कर लिया तो आ जाएगा। कैसे यूज़ करेंगे, इस लाइन का स्लोप -a/b से 3/4 हो गया, और इस ए एन का स्लोप, ये भी एक लाइन है, 2 पॉइंट फॉर्मूले से ऐसे लिख सकते हैं 3t - 7/4 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 t - 1 ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 होना चाहिए, एज an इज परपेंडिकुलर टू लाइन m1 m2 -1 होना चाहिए। ये कितना हो गया 3t माइनस एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 4 टाइम्स t - 1। दिस शुड बी 3/4। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना है, सॉरी, इज इक्वल्स टू 3/4 क्यों आ गया, इनटू 3/4 इज इक्वल्स टू -1। ये m1 आ गया, ये m2 आ गया, इज इक्वल्स टू -1। अब मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 90 - 33 इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स t - 1 का माइनस, मतलब -16t + 16। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 25t इज इक्वल्स टू 16 + 33, मतलब 49। तो t कितना हो गया 49/25। ठीक है, इस t की वैल्यू को यहाँ पे रख दो तो पॉइंट n आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज t कॉमा इतना, t हो गया 49/25 कॉमा 3t - 7/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये ही कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, तो ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया, एल्जेब्राइक फॉर्म। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या है, पोलर फॉर्म। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मान लिया एक लाइन ऐसे दे रखा है, इसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया हमको कोई भी, मान लिया ए एच कॉमा के। ठीक है, कोई भी पॉइंट एच कॉमा के दे रखा है, और थीटा पे लाइन, ये लाइन एल है, tan थीटा इसका स्लोप हो गया। तो अगर ये लाइन है और tan थीटा इसका स्लोप है तो थीटा थोड़ा चेंज होगा, थीटा तो फिक्स रहेगा। अगर हमने इसके ऊपर कोई एक दूसरा पॉइंट लिया P एट ए डिस्टेंस R, ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो R है वो एक पैरामीटर है। A तो एक फिक्स पॉइंट हो गया, ये तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया,
मतलब गिवन पॉइंट हो गया, या फिर गिवन पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है, या फिर इसको हम बोलेंगे बेस पॉइंट। अब जो इस लाइन के ऊपर बाकी के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का ए से डिस्टेंस अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे आर पैरामीटर है कि आर चेंज हो रहा है हर पॉइंट के लिए। अब एक छोटा सा दिक्कत क्या है, अगर हमने मान लिया यहाँ 4 डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया या फिर यहाँ 4 डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, तो इन दोनों के लिए तो आर सेम आ गया, ठीक है। तो अगर हम आर को पैरामीटर बोलना चाहते हैं तो जितने भी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, सब के लिए आर अलग अलग आना चाहिए, तभी तो अलग आर से ही तो उस पॉइंट को पहचान पाएंगे, ठीक है। तो हमने उसका तोड़ क्या निकाला, हमने क्या किया, देखो अगर ये 4 डिस्टेंस पे और ये 4 डिस्टेंस पे, तो आर की वैल्यू तो दोनों के लिए बराबर ही होगी। और जबकि हम बोल रहे हैं कि अगर पॉइंट डिफरेंट है तो आर की वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए, पैरामीटर की वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए, ठीक है। एक बार दोबारा याद दिला दें, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज चेंजिंग इट्स वैल्यू, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इफ वी आर टेकिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ पैरामीटर देन यू शुड गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व इस वाले केस में क्या है, लाइन, तो यू शुड गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। प्लस हर पॉइंट के लिए जो टी है वो एक फिक्स्ड वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट के लिए टी नहीं, मतलब जो पैरामीटर है 2 पॉइंट के लिए पैरामीटर सेम आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आर को पैरामीटर बोलें तो इसमें और इसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका हमने वे अराउंड क्या निकाला, हमने बोला कि आर जो है वो एल्जेब्रिक डिस्टेंस है। डिस्टेंस बोलने की बजाय हमने क्या बोल दिया, एल्जेब्रिक डिस्टेंस। और उसको डिफाइन कैसे किया कि जो भी ए से ऊपर आएगा उसके लिए तो आर हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जो ए से नीचे आएगा उसके लिए हम आर नेगेटिव ले लेंगे। तो अगर एक पी पॉइंट यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, और ये डिस्टेंस दोनों की बराबर है, तो हम बोलेंगे एल्जेब्रिक डिस्टेंस अलग अलग है। अगर ये डिस्टेंस 4 है, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अगर मैंने वर्ड डिस्टेंस यूज़ किया है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमने एक अलग सफिक्स लगाया है, एल्जेब्रिक डिस्टेंस। तो एल्जेब्रिक डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट के लिए तो आर की वैल्यू 4 ले लेंगे, और अगर ये डिस्टेंस भी 4 है तो नीचे वाले पॉइंट के लिए आर की वैल्यू -4 ले लें। ऐसा करने से सॉल्व हो जाएगी हमारी प्रॉब्लम। तो अगर ये प्रॉब्लम अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्राइंगल से इट विल बी आर कॉस थीटा एंड इट विल बी आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मेरे को P तक पहुंचना है तो P A का अपना कोऑर्डिनेट ये कितना है H, तो P का X कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, H में इतना और जोड़ दिया तो H प्लस आर कॉस थीटा, ये वाला पॉइंट H, 0 हो जाएगा। इसमें अगर हम आर कॉस थीटा और जोड़ दें तो इस पॉइंट का X कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, H प्लस आर कॉस थीटा। ऐसे ही ये K है, ये आर साइन थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा, H प्लस आर साइन थीटा, K प्लस आर साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म का मतलब क्या है, इफ पॉइंट A H, K lies on a line capital L with slope tan theta, then a parametric point on line L at an algebraic distance r from A can be given as H, और उसमें r cos थीटा ऐड कर दिया, H प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा K प्लस आर साइन थीटा, ये हो गया।
ठीक है, एच प्लस आर कॉस थीटा एंड के प्लस आर साइन थीटा। ये तो हो गया पैरामीट्रिक पॉइंट। पैरामीट्रिक पॉइंट कितना हो गया, पी एच प्लस आर कॉस थीटा एंड के प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, वेयर अब मेरे को ये तो बताना पड़ेगा, इसमें तो दिखने में एच दिख रहा है, आर दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, तो कौन सा अपनी वैल्यू चेंज कराए, इनमें से कौन सी चीज़ अपनी वैल्यू चेंज कराए, दैट इज़ आर। तो आर पैरामीटर है। ठीक है, थीटा एच के फिक्स्ड है, वेयर आर इज पैरामीटर। ठीक है, नोट 1, आर will be taken positive for the points above point A। मतलब जो बेस पॉइंट है A, मतलब H, K, तो जो बेस पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उससे जो ऊपर लिया जाएगा पॉइंट, उसके लिए हम R पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, एंड इट विल बी टेकन नेगेटिव फॉर द पॉइंट्स बिलो पॉइंट ए। जो इससे नीचे लेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा कि अगर मान लिया लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए और फिर हम ए के राइट पे लें तो वो तो ना ऊपर है ना नीचे। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है और हम बोलेंगे ए से 5 डिस्टेंस आगे एक पॉइंट लिया तो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट h + 5 हो जाएगा बस। ठीक है, नोट 1 तो ये हो गया। नोट 2, इसमें जो थीटा है बेसिकली टेन थीटा की वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, वो तो स्लोप है, अगर हमें स्लोप दे रखा है ऑफकोर्स, टेन थीटा का वैल्यू तो हमें बता दिया। अब जो साइन और कॉस है वो टेन से हमें निकालना पड़ेगा ब्रेक करके। ठीक है, इन जनरल तो क्या है, अगर टेन थीटा की वैल्यू कुछ दे रखी है, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट। ठीक है, मान लिया टेन थीटा की वैल्यू 5 दे रखा है, पॉजिटिव है, तो टेन थीटा तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो जो साइन है, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा नेगेटिव होगा। तो अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू दे रखा है तो हम ट्राइंगल बना के साइन थीटा का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और उसके बाद क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये तो हो गया इन जनरल। बट यहाँ पे जो थीटा है वो बेसिकली हमने स्लोप वाला थीटा लिया है, और स्लोप में जो थीटा था वो 0 से पाई तक ही जा सकता है बस। उसके बाद तो घूमेगा तो वापस लाइन इधर से ही चालू हो जाएगा एंगल 0 से। पाई से अगर हमने और ज़्यादा घुमा दिया तो 0 से अगर पाई तक जा सकता है तो साइन थीटा कभी नेगेटिव ही नहीं होगा, क्योंकि 0 से पाई में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होगा हमेशा। टेन कुछ भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्लोप चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो साइन थीटा है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कॉस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। 0 से पाई के बीच में तो कॉस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। तो अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है तो साइन थीटा और कॉस थीटा यूनिकली निकल आएगा। ट्राइंगल बनाओ, साइन थीटा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा का वही साइन होगा जो टेन का होगा। अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, टेन नेगेटिव है तो कॉस थीटा भी नेगेटिव होगा। वो तो वैसे भी ऑब्वियस है, टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो जो कॉस का साइन होगा वही टेन का साइन होगा, तभी साइन अपॉन कॉस हो सकता है। क्वाड्रेंट वाइज बोल लो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो सारी पॉजिटिव हो जाएंगे, टेन कॉस साइन। सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो टेन भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव रहेगा हमेशा। तो इसी बात को लिख लिया। नोट 2 क्या है, एज थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, साइन थीटा will always be positive and cos theta will be
नेगेटिव एंड cos थीटा विल बी नेगेटिव. sin थीटा हमेशा cos थीटा विल बी नेगेटिव if tan theta is negative and cos theta will be positive if tan theta is positive. मतलब tan theta and cos theta हमेशा सेम साइन का आएगा, या तो दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव. ये हो गया नोट 2. नाउ नोट 3. ये तो पॉइंट हमने क्या लिखा, पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन. अगर इस पे मेरे को पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना हो तो वो तो हमने बोला था बहुत ईजी है. जो भी पैरामीट्रिक पॉइंट लिखा हो उसमें x और y अलग अलग लिख दिया, वही पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया. तो अगर मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू k प्लस आर साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इन पैरामीटर r. दिस इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन पैरामीटर r. r पैरामीटर में लाइन का इक्वेशन है. अगर मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन मतलब एक्स वाई वाली इक्वेशन, तो मेरे को इसमें से पैरामीटर एलिमिनेट करना पड़ेगा. और इसमें से पैरामीटर क्या है, r, तो r को एलिमिनेट करना पड़ेगा. ठीक है, फॉर कार्टेशियन इक्वेशन एलिमिनेट पैरामीटर r. वो पैरामीटर r एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, इसको इधर ले गए x माइनस एच बराबर कितना हो जाएगा r cos थीटा, इसको इधर ले गए y माइनस के, अब डिवाइड कर दिया तो r r कैंसिल हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा. ठीक है, ये हमारा हो गया कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब एक्स वाई वाला इक्वेशन. ऑफ कोर्स थीटा फिक्स है, एच और के फिक्स्ड है, कोई भी एक बेस पॉइंट है. ध्यान से देखेंगे तो y माइनस के इधर ले आए, इस टेन थीटा को इधर ले आए तो वो m हो जाएगा. तो ये तो ऐसे लिखा है y माइनस के इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एच. ठीक है, मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला चीज़ लिखी हुई है. अब क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन इज फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्यू. मान लिया ए है 2,5, ये दो डिस्टेंस पे एक पॉइंट दे रखा है P, Q दे रखा है ये मान लिया 10 के डिस्टेंस पे. ठीक है, तो कुछ भी नहीं, हम क्या करेंगे, पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट था क्या वैसे, h प्लस आर कॉस थीटा, k प्लस आर साइन थीटा. h कॉमा k क्या है, बेस पॉइंट, दैट इज 2,5. तो फॉर P r will be 2. ठीक है, साइन
60 degree will be root 3 by 2, cos 60 degree will be half, and base point is 2,5. तो P कितना हो जाएगा, मतलब पॉइंट कैसे लिखेंगे, H प्लस आर कॉस थीटा कॉमा K प्लस आर साइन थीटा। तो H हो गया 2 प्लस R हो गया 2 कॉस थीटा इज हाफ कॉमा K प्लस आर साइन थीटा। सो दिस इज, ये कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 इज 3, ये कैंसिल हो गया, 5 प्लस रूट 3। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट P। पॉइंट Q के लिए H के वही रहेगा, थीटा वही रहेगा, बस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, H प्लस R cos theta is half, K is 5 plus R sin theta is root 3 by 2। तो Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे। अब तुम देख सकते हो इस डायग्राम के हिसाब से जो Q है वो A के लेफ्ट पे भी है एंड नीचे भी है। लेफ्ट पे है इसलिए x कोऑर्डिनेट कम होना चाहिए, और नीचे है इसलिए y कोऑर्डिनेट कम होना चाहिए। तो x और y दोनों ही कम होना चाहिए, तो यहाँ दोनों ही जगह नेगेटिव आ रहा है। उसका मतलब क्या कि x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों ही डिक्रीज कर जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आ गया, 2 माइनस 5 -3 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे फिर 5 आ गया, ये हो गया 5 माइनस 5 रूट 3, ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 2, अगर मान लिया लाइन ऐसे है, इसका स्लोप मान लिया -5 है, यहाँ पे एक पॉइंट A है विच इज से 1,3, यहाँ एक पॉइंट B है जो इससे मान लिया 4 डिस्टेंस पे। तो B निकालना है, B क्या है। ठीक है, कुछ नहीं, tan थीटा -5 दे रखा है, तो हमने ट्राइंगल बनाया। अगर ये थीटा है तो माइनस को 1 मिनट के लिए भूल गए, ये 5 1, ये हो जाएगा √26। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 5/√26। ठीक है, साइन तो कभी नेगेटिव नहीं होता है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बिकॉज tan नेगेटिव है तो इसलिए कॉस भी नेगेटिव के साथ ही आएगा, -1/√26। ठीक है, अब B के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, H प्लस R cos थीटा, K प्लस R sin थीटा। अच्छा, R क्या है, जो बेस पॉइंट A है, H के इसी के यूज़ करेंगे, उसके नीचे है ये पॉइंट। तो अगर नीचे है तो R -4 रखेंगे, तो H प्लस R cos थीटा, K प्लस R sin थीटा। ये हो गया, कर उसको सिंप्लीफाई, दिस विल बी √26 कॉमा ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक,